पिछले पार्ट में हमने देखा सनी जो कि सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़का था वो अब फंस गया है एक नाइटमेयर में। तो चलिए शुरू करते हैं शैडो स्लेव की कहानी का अगला हिस्सा। सनी अपने नाइटमेयर में देखता है एक अकेला टीके किनारे वाला पहाड़ जो पूरी माउंटेन चेन से काफी बड़ा लग रहा था। रात के आसमान को जैसे काट रहा हो और एक चमकती हुई चांदनी उसकी ढलान पर फैली हुई थी। उन्हीं ढलानों पर एक पुरानी सड़क का कुछ बचा कुचा हिस्सा पत्थरों से चिपका हुआ था। कहीं कहीं बर्फ के बीच घिस चुके पत्थर दिख रहे थे। सड़क के दाईं तरफ एक सीधा खतरनाक क्लिफ था, एक बिल्कुल ना टूटने वाली दीवार जैसा, और बाएं तरफ सिर्फ अंधेरा, खामोश खालीपन जो अनंत गिरावट का एहसास देता था। तेज हवाएं बार बार पहाड़ों से टकरा रही थी जैसे गुस्से में चीख रही हो। अचानक चांद होराइजन के नीचे डूब गया। सूरज पश्चिम से उगा और पूरब में डूब गया। बर्फ के टुकड़े जमीन से ऊपर उठे और वापस बादलों में समा गए। सनी को समझ में आ गया वो टाइम को रिवर्स में चलते हुए देख रहा था। पल भर में सदियां बीत गईं, बर्फ हट गई और पुरानी सड़क सामने आ गई। सनी की रूह कांप गई जब उसने जमीन पर बिखरी हुई इंसानी हड्डियों को देखा। अगले ही पल हड्डियां गायब हो गईं और उसकी जगह स्लेव कैरावान्स आ गए जो कि जंजीरों की आवाज के साथ चल रही थी। वक्त धीमा पड़ा, रुका, फिर नॉर्मल हो गया। सनी को दोबारा से आवाज सुनाई देती है, एस्पिरेंट, वेलकम टू नाइटमेयर स्पेल, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल। सनी कुछ समझ पाता उससे पहले उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है। सनी के पैर खून से सन जाते हैं और दर्द ऊपर की तरफ फैल रहा था और वो ठंड से कांप रहा था। सबसे ज्यादा दर्द उसकी कलाइयों में था। लोहे की जंजीरों ने उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया था। सनी कहता है, मैं किस तरह की सिचुएशन में आ गया हूँ। सनी ने ऊपर नीचे देखा। सड़क पर एक लंबी चेन थी जिसमें दर्जनों लोग बंधे हुए थे, खोखली आंखों वाले थके हुए गुलाम, बिल्कुल उसी की तरह। उसके आगे एक चौड़े कंधे वाला आदमी चल रहा था। उसकी पीठ खून से भरी हुई थी लेकिन चलने की रफ्तार स्टेबल थी। उसके पीछे एक सेफ्टी सा आदमी था जिसकी आंखों में बेचैनी थी। वो धीमी आवाज में किसी अजीब लैंग्वेज में गालियां दे रहा था जो सनी समझ पा रहा था बिना जाने कैसे। कभी कभी पुराने स्टाइल के आर्मर पहने हुए घुड़सवार पास से गुजरते और गुलामों को खतरनाक नजरों से देखते। जिसे भी देखो हालत बहुत खराब थी। सनी ज्यादा पैनिक नहीं कर रहा था, ज्यादा कंफ्यूज था। ये फर्स्ट नाइटमेयर वाली टिपिकल सिचुएशन बिल्कुल नहीं लग रही थी। नॉर्मली एस्पिरेंट्स को थोड़ा कंट्रोल मिलता था, वॉरियर क्लास, वेपन्स या कम से कम लड़ने का एक मौका। यहाँ वो एक बेजान गुलाम है, जंजीरों में बंधा, आधा मरा हुआ। इससे बुरा शुरुआत हो ही नहीं सकता। लेकिन स्पेल सिर्फ चैलेंज के बारे में नहीं था, बैलेंस भी था। जैसे ओल्ड पुलिसमैन ने कहा था, ये ट्रायल्स है, एग्जीक्यूशन नहीं। इसीलिए सनी को पूरा यकीन था कि इतनी गंदी स्टार्टिंग के बदले स्पेल उसे कुछ अच्छा देगा, कम से कम एक पावरफुल एक्सपेक्ट। और कहा, चलो कैसे करते हैं। बचपन में पढ़े हुए वेब नॉवेल्स याद करके सनी ने स्टेटस, माई सेल्फ और इन्फॉर्मेशन जैसे वर्ड्स पर फोकस किया। तुरंत ही हवा में चमकती हुई रूइंस दिखाई दी। अल्फाबेट उसे नहीं आता था लेकिन मतलब बिल्कुल क्लियर था। उसने अपना एस्पेक्ट ढूंढा और अगले ही पल उसका कंट्रोल टूट गया। और सनी कहता है, क्या व्हाट द एक्चुअल फक। रूइंस में देखता है, स्टेटस, नेम सनलेस, ट्रू नेम ब्लैंक, रैंक एस्पिरेंट, सोल कोर डोरमेंट, मेमोरीज ब्लैंक, एकोस ब्लैंक, एट्रीब्यूट फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडो। और उसके एक्सपेक्ट में रहता है टेम्पर स्लेव और एक्सपेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, A slave is a useless wretch with no skill or ability worth a mention. A temple slave is the same, just much rarer. सनी घूरता रह गया। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो गलत देख रहा है। जैसे ही ये सोचा उसके कदम लड़खड़ा गए। चेन जोर से खींची, तुरंत पीछे वाला आदमी चीखता है, होर्स बास्टर्ड, देख के चल। सनी ने जल्दी से रूइंस डिसमिस की और बैलेंस बनाया। फिर भी एक बार और चेन खिंच गई। तू छोटे कीड़े, मैं तुझे मार डालूंगा। आगे चलने वाला आदमी बिना पीछे देखे हंस पड़ा, छोड़ ना, ये कमजोर सुबह तक ही मर जाएगा, पहाड़ इसे मार देगा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, वैसे तुझे और मुझे भी, बस थोड़ा लेट। समझ नहीं आता इंपीरियल्स क्यों हमें इतनी ठंड में घसीट रहे हैं। पीछे वाला कहा, तू अपनी बात कर रहा है बेवकूफ, मैं जिंदा रहने वाला हूँ। सनी ने मन में कहा, कितनी प्यारी जोड़ी है। तभी पीछे से एक तीसरी आवाज आई, काम और इंटेलेक्चुअल। इस टाइम पे माउंटेन्स के पास नॉर्मली इतना ठंड नहीं होता। बैड लक है और मैं तुम्हें सलाह दूंगा इस लड़के को नुकसान मत पहुंचाना। क्यों? उसकी स्किन पे मार्किंग नहीं देखी? वो हम जैसा नहीं है, वो पैदाइशी गुलाम है, एक टेम्पर स्लेव। शैडो गॉड का आखिरी मंदिर अभी कुछ टाइम पहले डिस्ट्रॉय हुआ है, शायद इस वजह से ये यहाँ है। चौड़े कंधों वाला मुड़कर देखने लगा। तो क्या आधा भूला हुआ गॉड क्या करेगा, अपने मंदिर भी नहीं बचा पाया। वो शांत आवाज वाला आदमी कहता है, एम्पायर वॉर गॉड के प्रोटेक्शन में है, इसलिए मंदिर जला देते हैं, लेकिन हम यहाँ किसी की प्रोटेक्शन में नहीं है। क्या तुम किसी गॉड का गुस्सा लेना चाहोगे? आदमी चुप हो
गया। तभी एक जवान सोल्जर सफेद घोड़े पे आया, सिंपल लेदर आर्मर, स्पीयर और एक छोटी तलवार के साथ, डिग्निफाइड और नोबल। और सनी को इरिटेट करने वाली बात ये लगी, वो बंदा काफी हैंडसम भी था। सोल्जर ने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज में धमकी नहीं थी, बल्कि थोड़ी कंसर्न थी। जब सब चुप हो गए, जेंटल आवाज वाला गुलाम बोला, कुछ नहीं सर, सब थके हुए और ठंड में हैं, खासकर ये लड़का। सफर उसके लिए काफी मुश्किल है। सोल्जर ने सनी को दया भरी नजरों से देखा। सनी ने सोचा, तू भी मुझसे कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। सोल्जर ने एक फ्लास्क निकाली और कहा, थोड़ा और बर्दाश्त करो बच्चे, रात को रुकेंगे, अभी थोड़ा पानी पी लो। बच्चा? सनी का मुंह बन गया, लेकिन प्यास उसे लगी थी। जैसे ही फ्लास्क लेने वाला था, एक आवाज आई, एक और सोल्जर ज्यादा उम्र का गुस्से वाला आगे बढ़ा और कहा, तुम क्या कर रहे हो? जनरल सोल्जर ने कहा, मैं सिर्फ पानी दे रहा था। चुप, ये गुलाम लोग इंसान नहीं होते, इंसान समझा तो सपने देखने लगते हैं। उस जनरल सोल्जर ने फ्लास्क को वापस रख दी और वो बुढ़ा सोल्जर कहता है, अगर फिर से गुलामों से दोस्ती की तो अगला चाबुक तुम्हारी पीठ पे होगा। सनी ने उसे जाते हुए घूरा और कहा, पता नहीं कैसे, लेकिन सबसे पहले मैं तुझे मरते हुए देखूंगा। और फिर जवान सोल्जर की तरफ देखा और कहा, 2 सेकंड। कुछ मिनटों तक सनी का मूड काफी बेकार रहता है, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और गहरी सांसें ली, फ्रेश एयर को एंजॉय करने की कोशिश करते हुए। वैसे भी ऐसी हवा रियल वर्ल्ड में मिलना मुश्किल था। माइक्रोडस्ट और दूसरे पोल्यूटेंट उसे हैवी और अनप्लीजेंट बना देते थे। ऊपर से आउटस्कर्ट्स की ओवरऑल बदबू अलग। सिटी के बेटर एरियाज में सोफिस्टिकेटेड फिल्ट्रेशन सिस्टम लगातार काम करते थे, लेकिन फिल्टर्ड एयर का टेस्ट काफी बेजान होता था। सिर्फ बहुत अमीर लोगों को ही सच में अच्छी सांसें लेने का एक्सेस मिलता था, और यहाँ वो था अनलिमिटेड। सच में स्पेल द्वारा चूज किए जाने के अपने बेनिफिट्स होते हैं। काश ये डरावनी ठंड ना होती, उसके पैर दर्द ना कर रहे होते और उसकी कलाइयाँ और उसके पीठ में इतनी तकलीफ ना होती। स्लेव कैरावन धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ रही थी और ज्यादा से ज्यादा गुलाम लड़खड़ा कर गिरने लग गए थे। 2-3 बार जो चल नहीं पा रहे थे, उन्हें चेन से अलग करके सीधा रास्ते से बाहर लेफ्ट साइड के खाड़ी में फेंका गया। सनी ने उन्हें गिरते हुए थोड़ी कंपैशन के साथ देखा। बेचारे लोग, रेस्ट इन पीस, तुम सब बदनसीब हो। ये थोड़ा अजीब था कि इतनी भयानक नाइटमेयर के बीच में वो अच्छा फील कर रहा था, लेकिन शुक्र है सनी के पास इस इवेंचुअलिटी के लिए तैयारी का टाइम था। जब वो स्पेल के सिम्टम्स पहली बार आए थे, उसने इसे अच्छे से हैंडल नहीं किया था। 17 साल के होने से पहले मर जाना ये कोई आसान बात नहीं होती, जिससे इंसान इजिली कोप करे। लेकिन आखिर में सनी को कुछ दिन लग गए सच को एक्सेप्ट करने में। अपने पेरेंट्स के मेकशिफ्ट रेस्टिंग प्लेस पर जाने के बाद, एक्चुअली क्योंकि वो इतना गरीब था कि रिमेम्बरेंस फैसिलिटी में सबसे सस्ता स्लॉट भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। बस एक पुराने पेड़ पर 2 लाइंस खोद दी गई थी और उसने अपने लिए एक तीसरी लाइन ऐड करने के बाद सनी अचानक से रिलैक्स्ड और केयर फ्री हो गया। आखिर अब उसे पैसे कमाने, खाना ढूंढने, खुद को प्रोटेक्ट करने या फ्यूचर प्लान करने की टेंशन नहीं थी। जब सबसे बुरा जो हो सकता था वो पहले ही हो चुका हो, तो फिर डर किस बात का। इसीलिए स्लेव बनना और धीरे धीरे जमकर मरना इतना बड़ा शौक नहीं था। वैसे भी उसे पता था ये ठंड उसे नहीं मारेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पहले ही देखा था कि कैरावन का फेट पहाड़ के ऊपर क्या है। जमीन पर बिखरी हुई हड्डियों की तस्वीर अभी भी उसके दिमाग में फ्रेश थी। शायद मॉन्स्टर्स का एक पैक कैरावन को खत्म करने वाला था और देखने से लग रहा था कि अटैक कुछ ही घंटों में होने वाला है। तो अभी उसके पास एक चांस था। मौका देखकर सनी ने अपना स्टेटस दोबारा देखने का डिसाइड किया और रून्स फिर से समन किए। लास्ट टाइम वो एस्पेक्ट देखकर इतना गुस्सा हो गया कि एट्रीब्यूट ढंग से स्टडी नहीं की। एस्पेक्ट्स जितना इंपॉर्टेंट होते हैं, उतने ही बार एट्रीब्यूट लाइफ और डेथ के बीच में डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं। ये इंसान की नेचुरल ट्रेड्स और एफिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी पैसिव एबिलिटीज और इफेक्ट्स भी देते हैं। फेटेड एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, किस्मत की डोरियां तुम्हें कस के लपेट रही हैं। अनलाइकली इवेंट्स, अच्छे और बुरे दोनों, तुम्हारी प्रेजेंस की तरफ खींचते हैं। मार्क ऑफ डिविनिटी एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, तुम पर डिविनिटी की हल्की सी खुशबू है, जैसे किसी ने बहुत पहले तुम्हें छुआ हो। चाइल्ड ऑफ शैडो एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, शैडोज तुम्हें अपना ही समझते हैं। सनी ने तुरंत पहला एट्रीब्यूट फेटेड, अपनी हालत का मेन कल्प्रिट पहचान लिया। पहली नजर में लगता था कि वो किसी स्पेसिफिक फेट के लिए डेस्टिन्ड है, जैसे दुख, बुरी मौत मरना और बिना निशान के गायब हो जाना। लेकिन डिस्क्रिप्शन पढ़कर उसे समझ में आया कि फेटेड होने का मतलब बस ये है कि उसके आसपास इम्प्रॉबेबल चीजें होने का चांस बढ़ जाता है। आई गेस इस वजह से मुझे एक सुपर रेयर यूजलेस एस्पेक्ट मिला और उसका भी एक वियर वेरिएंट। अगर फेटेड उसका अनेट एट्रीब्यूट था तो बाकी 2 टेम्पल स्लेव एस्पेक्ट से आया था। मार्क ऑफ डिविनिटी काफी सीधा था। ये सपोजिटली ड्रीम रेल्म के सेक्रेड प्लेसेस में एंट्री अलाउ करता और कुछ सॉर्सर टाइप को इनहेंस करता। यहाँ आसपास कोई सेक्रेड जगह नहीं थी और सनी का एस्पेक्ट सॉर्सरी से रिलेटेड नहीं था, तो ये भी यूजलेस।
चाइल्ड ऑफ शैडो थोड़ा अजीब था। उसने कभी इसका नाम नहीं सुना था और ना ही पता था ये क्या करता है। कम से कम तब तक नहीं जब तक सूरज पहाड़ के पीछे छुप गया और अंधेरा छाने लगा। सरप्राइज से सनी ने देखा वो अंधेरे में बिल्कुल क्लियरली देख सकता था, जैसे अभी भी रोशनी हो। ये एबिलिटी मजाक नहीं थी और पॉसिबल था शेडोज उसे और भी अननोन गिफ्ट्स दें। तभी हेड सोल्जर ऑर्डर करता है कि कैरावान रोको, कैंप प्रिपेयर करो। स्लेव्स रुक गए और थक कर जमीन पर गिर पड़े। जहाँ रोड थोड़ा सा वाइड था वो क्लियरिंग हवा से थोड़ी प्रोटेक्टेड थी, एक निकली हुई रॉक मास की वजह से, लेकिन फिर भी आराम से रेस्ट करने के लिए बहुत ठंड थी। सोल्जर स्लेव्स को टाइट सर्कल में जमा करने लगे ताकि वो एक दूसरे की वार्मथ शेयर कर सकें और कैंप के बीच एक बड़ा बॉनफायर जलाया। पहले अपने घोड़ों का ख्याल रखने के बाद हैवी वैगन्स जिसमें फूड, पानी और दूसरा कार्गो था जिससे मेन चेन जुड़ी थी उसे आगे करके हवा ब्लॉक की गई। इधर उधर देखते हुए सनी ने पहले वाला यंग सोल्जर नोटिस किया जो पहाड़ की तरफ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था और कहता है क्या अजीब आदमी है। जल्दी बोनफायर जलने लगा। स्ट्रॉन्गर स्लेव्स आग के पास जगह बनाने की कोशिश करने लगे जबकि वीकर स्लेव्स जैसे सनी सर्कल के आउटर एंड पे बैठने को मजबूर थे। सोल्जर स्लेव्स के बीच में घूमकर पानी और खाना बांट रहे थे। सनी को सभी की तरह थोड़ा सा बर्फ जैसा ठंडा पानी और रॉक हार्ड मोल्डी ब्रेड का छोटा सा पीस मिला। तभी वो सेफ्टी स्लेव को देखता है जो उसके पीछे चल रहा था। वो स्लेव बेचैन नजरों से इधर उधर देख रहा था। उसने ब्रेड का एक टुकड़ा खाया और जमीन पर थूक दिया। फिर थोड़ी दूर जहाँ रोड खत्म हो रही थी स्नो में ब्राइट रेड बेरीज उगी हुई थी और सनी ने उन्हें पहले भी देखा था रोड के साइड यहाँ वहाँ और सोचा था ये व्हाइट के कॉन्ट्रास्ट में कितनी प्रीटी लगती हैं। सेफ्टी स्लेव की आंखें चमक उठी। वो क्रॉल करते हुए बेरीज की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक काम और जेंटल वॉइस आती है, मैं रिकमेंड करूंगा उन्हें मत खाओ दोस्त। ये वही इंटेलेक्चुअल सा दिखने वाला स्लेव था। सनी मुड़कर पहली बार उसे क्लियरली देखा। 40 के आसपास का लंबा आदमी, लीन और स्कॉलर जैसा डिग्निफाइड लुक। ऐसा आदमी स्लेव कैसे बना? फिर भी वो यही था। वो सेफ्टी स्लेव बोला, फिर से तुम्हारी एडवाइस क्या? क्यों? स्कॉलर ने माफी भरी मुस्कान दी। इन बेरीज को ब्लड वेन कहते हैं। ये वहाँ उगती हैं जहाँ इंसानों का खून गिरा हो, इसलिए स्लेव ट्रेड रूट्स पर हमेशा मिलती हैं। सेफ्टी आदमी ने कहा। तो तभी एक बुजुर्ग आदमी ने सांस भरी और बताया, ब्लड वेन पॉइजनस होती हैं। कुछ बेरीज ही एक अडल्ट आदमी को मारने के लिए काफी होती हैं। सेफ्टी स्लेव पीछे हटा और स्कॉलर को घूर कर देखने लगा। सनी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि आसपास देखते हुए उसने फाइनली कैंप साइट पहचान ली। वही जगह जहाँ उसने नाइटमेयर की शुरुआत में विजन में स्लेव्स की हड्डियां देखी थी और उसे पूरा यकीन था कि जो भी चीज उनको मारने वाली थी वो जल्दी होने वाली है। जैसे उसके ख्यालों का जवाब हो, ऊपर से एक गरजती हुई आवाज आई और अगले ही पल कुछ मैसिव सा आसमान से नीचे गिरा। उस आवाज की ओर सभी ने अपने सर उठाए, सिर्फ ये देखने के लिए ऊपर से उन पर पत्थर और बर्फ के भारी टुकड़े बरस रहे थे। वो तुरंत घबरा गए। चीखों के शोर के बीच इधर उधर झटके से भागने लगे। खाली चट्टानों पर परछाइयां खुशी से नाच रही थीं और मोटी चेन्स में उलझे हुए कुछ स्लेव गिर पड़े और दूसरों को भी साथ ले खींचा। सनी उन थोड़े लोगों में से था जो सीधा खड़ा था, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो पहले से तैयार था कि ऐसा कुछ हो सकता है। शांत और संभल कर उसने रात के आसमान की तरफ देखा। उसकी एट्रीब्यूट इनहेंस्ड आंखें अंधेरे को चीर रही थी और उसने नाप कर एक कदम पीछे लिया। अगले ही सेकंड आदमी के धड़ के साइज का बर्फ का टुकड़ा उसके बिल्कुल सामने जमीन पर टकराया और फट गया। तेज कांच जैसे टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। बाकी लोग इतने तेज नहीं थे। जैसे जैसे बर्फ और पत्थर बरसते रहे, कई घायल हुए और कुछ ने अपनी जान भी दे दी। दर्द भरी चीखें हवा में गूंज उठी। तभी वो बुढ़ा सोल्जर जिसने कुछ घंटे पहले सनी को चाबुक से मारा था, गुस्से में चिल्ला रहा था, बेवकूफों, खड़े हो और दीवार के पास जाओ। वो स्लेव्स को पहाड़ी ढलान की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ थोड़ी सुरक्षा थी, लेकिन कोई उसकी बात मान पाता उससे पहले ही कुछ मैसिव चीज नीचे आ टकराई, पत्थरों को हिला देने वाला झटका पैदा करते हुए। वो कैरावान्स और माउंटेन वॉल्स के बीच जा गिरा और कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ खामोश हो गया। पहली नजर में वो एक गंदी बर्फ का गोला लग रहा था, लगभग गोल और घोड़े पर बैठे हुए सिपाही जितना लंबा। लेकिन जैसे ही उसने अपने लंबे हाथ पैर खोले और खड़ा हुआ, वो पत्थर का प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ एक मौत का फरिश्ता बनकर छा गया। सनी ने सोचा ये चीज कम से कम 4 मीटर लंबी होगी। उस क्रिएचर के 2 स्टम्पी जैसे पैर थे, एक दुबला झुका हुआ और बेहद लंबा धड़, उसके 2 मल्टी ज्वाइंटेड हाथ जिनके आखिर में हड्डी के डरावने पंजे थे। जो चीज पहले गंदी बर्फ लग रही थी असल में उसका फर था, पीला सा ग्रे फटा हुआ, इतना मोटा कि तीर और तलवार रोक सके। उसके सर पर 5 दूधिया सफेद आंखें थीं जो स्लेव्स को कीड़े जैसे बेपरवाह नजर से देख रही थी। नीचे एक खौफनाक मुंह था, रेजर शार्प दांतों
परतों से भरा, आधा खुला हुआ और गंदा लार उसकी थोड़ी से बहकर बर्फ पे टपक रहा था। और जो चीज सनी को सबसे ज्यादा हिला दी थी वो थी अजीब शेप्स जो उस क्रिएचर के स्किन के नीचे लगातार हिल रहे थे, कीड़े जैसे। वो उन्हें साफ देख पा रहा था क्योंकि बदकिस्मती से वो उन लोगों में से था जो उस मॉन्स्टर के सबसे पास थे। वो क्रिएचर हिला, अपने पंजे उसकी तरफ झटकते हुए, लेकिन सनी एक पल वेस्ट किए बिना वो साइड में कूद गया जितना चेन अलाउ करती थी और कन्वेंटली चौड़े कंधों वाला स्लेब को अपने और मॉन्स्टर के बीच में रख दिया। उसकी तेजी ने उसकी जान बचा ली क्योंकि तलवार जितने लंबे वो पंजे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद उस चौड़े कंधे वाले आदमी को चीर गए और खून का फव्वारा हवा में उड़ गया। गर्म खून में भीग कर सनी जमीन पर गिरा और उसके साथ ही स्लेब जो अब सिर्फ एक लाश उस पर आ गिरा। सनी कहता डैम कितना भारी है ये। कुछ देर के लिए अंधा सा होकर सनी ने एक ठंडी चीख सुनी और एक विशाल परछाई अपने ऊपर से गुजरती महसूस की। तुरंत बाद बहरी कर देने वाली चीखों का कोरस रात में गूंज उठा। उस पर ध्यान न देते हुए उसने लाश को साइड में घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो भारी लाश हिलने को तैयार नहीं थी। सनी ने अपने पूरी शरीर की ताकत लगाई और थोड़ी देर की मशक्कत के बाद सनी आजाद हो गया। लेकिन उसे ये छोटी सी आजादी सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसका खून अचानक से बर्फ जैसा ठंडा हो गया। क्योंकि उस पल उसने देखा कि डेड मैन की स्किन के नीचे कुछ हिल रहा था। लाश को पैरों से धक्का देकर सनी जितना दूर जा सकता था रेंगा, लगभग 1.5 मीटर। हमेशा की तरह चेन की वजह से उसने जल्दी से आसपास देखा, नाचती परछाइयों का ढेर और प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पर मॉन्स्टर के सिलियोटे देखते हुए जो चीखते हुए स्लेब्स के बीच तबाही मचा रहा था। फिर उसने डेड बॉडी पर ध्यान दिया जो अब ज्यादा जोर जोर से झटके खा रही थी। लाश के दूसरी साइड पर शिफ्टी स्लेब डर भरी शकल के साथ उसे देख रहा था। सनी ने उसका ध्यान खींचने के लिए हाथ हिलाया और कहा घूर क्या रहा है, दूर हट उससे। शिफ्टी स्लेब ने कोशिश की लेकिन तुरंत गिर गया। चैन तीनों के बीच में उलझ गई थी, चौड़े कंधों वाला आदमी के वजन के नीचे फंसी हुई। सनी ने अपने दांत भींचे। उसकी आंखों के सामने लाश एक म्यूटेशन से गुजर रही थी। अजीब हड्डियों के उभार स्किन को चीर कर बाहर आ रहे थे। मसल्स फूल रही थी और हिल रही थी जैसे शेप बदलने की कोशिश कर रही हो। उंगलियों के नाखून तेज पंजों में बदल रहे थे। चेहरा फटकर खुल रहा था। एक टेढ़ा मुंह दिखा जिसमें खून से भरे हुए सुई जैसे दांत निकल रहे थे। स्कॉलरी स्लेब कुछ कदम पीछे था, अपनी साइकिल्स की तरफ इशारा करते हुए। उसका चेहरा भूत जैसा सफेद था, लेकिन इस हालत में उसका शौक समझ में आता है। जंजीरों में बंधा होना बुरा था, लेकिन ऐसे हॉरर में बंधा होना सच में नाइंसाफी थी। लेकिन सनी का मतलब सेल्फ पिटी नहीं था, उसका मतलब था ये सिचुएशन लिटरली ठीक नहीं है। स्पेल जितने भी मिस्टीरियस हो उसके पास अपने रूल्स होते हैं। किस टाइप के क्रिएचर्स किस नाइटमेयर में आ सकते हैं उसके भी रूल्स होते हैं। नाइटमेयर क्रिएचर्स की अपनी हायरार्की होती है, माइंडलेस बीस्ट से मॉन्स्टर्स, फिर डीमंस, डेविल्स, ट्रायंट्स, टेरर और आखिर में आते हैं मिथिकल टाइटंस जिन्हें क्लेमेटिस्ट भी कहते हैं। फर्स्ट नाइटमेयर में लगभग हमेशा बीस्ट और मॉन्स्टर्स होते हैं, कभी कभी एक डीमन। और सनी ने कभी नहीं सुना था कि इसमें एक सिंगल डेविल से ज्यादा कुछ आए। लेकिन इस क्रिएचर ने अभी क्लियरली अपना एक छोटा वर्जन बनाया था, एक एबिलिटी जो सिर्फ ट्रायंट नाइटमेयर स्पेल की सॉवरेंस और उनसे ऊपर वालों की होती है। सनी सोचा ये ट्रायंट फर्स्ट नाइटमेयर में क्या कर रहा है, कितना पावरफुल है ये फेटेड एट्रीब्यूट। लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। चाहे अनफेयर हो, अब सनी को बचाने वाला सिर्फ एक इंसान था, वो खुद। चौड़े कंधों वाला आदमी जो कुछ बचा था उसका धीरे से खड़ा हुआ, मुंह से अजीब क्लिकिंग आवाज निकालते हुए। उसे पूरी तरह होश में आने का मौका दिए बिना सनी आगे कूदकर ढीली चेन पकड़ ली। मॉन्स्टर का एक हाथ अब 5 टेढ़े पंजों से लैश उसकी तरफ झपटा, लेकिन सनी ने एक कैलकुलेटेड मूवमेंट से बगल हो गया। इस बार उसकी जान सिर्फ तेजी ने नहीं बल्कि माइंड ऑफ प्रेजेंस ने भी बचाई। सनी ने कभी फैंसी कॉम्बैट टेक्निक्स नहीं सीखी थी। उसका बचपन स्कूल के बजाय सड़कों पर बीता, लेकिन सड़क भी एक टीचर होती है। उसने पूरी जिंदगी सर्वाइवल के लिए लड़ाई की थी। उस एक्सपीरियंस ने उसे हर कॉन्फ्लिक्ट में ठंडा दिमाग रखना सिखाया। इसलिए जमना या डर में डूबने के बजाय सनी ने बस एक्ट किया। पास आकर उसने चेन मॉन्स्टर के कंधों की तरफ फेंकी और खींच ली। उसके हाथ बॉडी से चिपका दिए। क्रिएचर जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन से धीमा और सुस्त था रिएक्ट करता उससे पहले सनी ने चैन से उसे कई बार लपेट दी। अच्छी बात ये थी मॉन्स्टर अब अपने हाथ नहीं हिला सकता था। बुरी बात ये थी जितनी भी चैन उसने उस मॉन्स्टर को इमोबिलाइज करने में लगाई थी वो खत्म हो चुकी थी और अब उनके बीच में लगभग कोई डिस्टेंस नहीं बचा था। तभी सनी चिल्लाया, तुम दोनों अपने 2 साथी स्लेब्स को चैन को खींचो जैसे तुम्हारी जान इस पर डिपेंड करती हो। और करती भी थी।
और वो दोनों चैन पकड़कर उल्टे डायरेक्शन में पूरी ताकत से खींचने लगे। मॉन्स्टर को कसकर बांध दिया। मॉन्स्टर अपनी मसल्स फुलाया और चेन को तोड़ने की कोशिश करने लगा। चेन चरमराई और जैसे धीरे धीरे टूट रही हो। और टाइम ना वेस्ट करते हुए सनी ने अपने हाथ ऊपर फेंके और अपनी साइकिल्स को जोड़ने वाली चेन से क्रिएचर की गर्दन पकड़ ली और फिर एक तेज कदम से मॉन्स्टर के तरफ घूम कर खींच ली। अब दोनों पीठ से पीठ लगाकर खड़े थे। सनी जानता था कि वो नंगे हाथों से एक आदमी का गला नहीं घोट सकता, एक डरावने म्यूटेंट की तो बात ही छोड़ो। लेकिन अब अपनी पीठ को लीवर बनाकर उसे नीचे खींचकर उसके पास कम से कम एक चांस था। उसने पूरी ताकत से नीचे खींचा। मॉन्स्टर की बॉडी अपनी जिस्म पर दबा हुआ महसूस किया। मॉन्स्टर जोर जोर से क्लिक की आवाज करता और चेन तोड़ने की कोशिश करता हुआ। अब सवाल ये था कि पहले क्या टूटेगा, चैन या मॉन्स्टर? सनी कहता डाई डाई यू बास्टर्ड। पसीना और खून सनी के चेहरे से बह रहे थे, तभी वो खींचते जा रहा था अपनी पूरी बची कुची ताकत लगाकर। हर सेकंड एक इंटरनेटी जैसा लग रहा था। उसी वक्त उसकी ताकत और स्टेमिना जो पहले ही कम थी तेजी से खत्म हो रही थी। उसके घायल पेट, कलाइयां और मसल्स दर्द में जल रही थी। और फिर आखिरकार सनी ने महसूस किया कि मॉन्स्टर का बॉडी ढीला पड़ गया। एक पल बाद एक हल्की सी पहचानी आवाज हवा में गूंजी। वो सबसे खूबसूरत आवाज थी जो उसने सुनी थी। यू हैव स्लेन अ डोरमेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स लार्वा। सनी घुटनों पर गिर गया, सांस फूली हुई। उसका पूरा जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे किसी मीट ग्राइंडर से गुजरा हो। इतनी सारी एड्रेनालिन भी उस दर्द और थकान को धोने के लिए काफी नहीं थी, और फिर भी वो थ्रिल्ड था। लार्वा को मारने की सेटिस्फेक्शन इतनी ज्यादा थी कि वो ये तक भूल गया कि उसे कोई मेमोरी नहीं मिली। वो स्पेशल आइटम जो ड्रीम रेल्म के किसी इनहेबिटेंट के एसेंस से जुड़ी होती हैं और कभी कभी स्पेल जीतने वाले अबेकेंड को रिवॉर्ड भी मिलती हैं। एक मैजिक सॉर्ड या एक आर्मर अभी काफी काम में आ जाता, लेकिन सनी अभी एक गर्म कोट से भी सेटल कर लेता। सनी ने सोचा 3 सेकंड, तुम 3 सेकंड और रेस्ट कर सकते हो। आखिर नाइटमेयर अभी खत्म होने से बहुत दूर था। कुछ पल बाद उसने खुद को मजबूर किया होश में आने के लिए और आसपास देखा। सिचुएशन समझने की कोशिश करते हुए लार्वा मर चुका था, लेकिन वो अभी भी उस चेन से बंधा हुआ था। सेफ्टी स्लेव और स्कॉलर दोनों के शकल सफेद पड़े थे और चेन को सुलझाने में लगे हुए थे ताकि तीनों को कम से कम थोड़ी मूवमेंट की फ्रीडम मिल सके। थोड़ी दूर फटे हुए जिस्म और मांस के टुकड़े जमीन पर पड़े थे। कई स्लेव्स मर चुके थे, कुछ किसी तरीके से बचकर भाग रहे थे। चेन 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी और अगर उनकी साइकिल्स का लॉकिंग मैकेनिज्म इतना कॉम्प्लेक्स ना होता तो वो अब तक खुद को आजाद करने की कोशिश करते। लेकिन हर एक पेयर एक स्पेसिफिक लिंक से फिक्स्ड थी। क्लाइंट शायद माउंटेन किंग बॉनफायर की तेज रोशनी के पीछे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सनी उसकी मूवमेंट महसूस कर सकता था। पत्थरों में फैलती हल्की कंपन से और उन स्लेव्स के डेस्परेट चीखों से जो अभी तक मरे नहीं थे। एक दो गुस्से भरी आवाजें भी आ रही थी जो दिखाता था कि कुछ सोल्जर्स अभी जिंदा हैं और उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो चीज उसका सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वो ये थी कि कुछ टूटे फूटे जिस्म हिलने लगे थे। उनकी आंखें फैल गईं और एक के बाद एक 4 और लाशें धीरे से खड़ी हो गईं। हर बीस्ट पहले वाली जैसा घिनौना और उतना ही डेडली लग रहा था। सबसे पहला वाला सनी से सिर्फ कुछ मीटर दूर था और सनी कमजोर आवाज में कहता है, मुझे जगना है। जैसे ही अजीब क्लिकिंग की आवाज हवा में भरी, एक बीस्ट ने अपना सर तीनों स्लेव्स की तरफ घुमाया और दांत किटकिटाए। सनी की नजर जमीन पर दौड़ी कुछ वेपन ढूंढने के लिए, लेकिन एक भी चीज नहीं थी जो काम में आ सके। गुस्से से भरा उसने चेन के टुकड़े को अपने नकल्स पर लपेट लिया और कहा, कम एट मी यू बास्टर्ड। लार्वा बिजली की रफ्तार से झपटा, पंजों, दांतों और डर का तूफान बनकर। सनी के पास रिएक्ट करने के लिए 1 सेकंड से भी कम वक्त था, लेकिन उससे पहले वो कुछ करे, एक फुर्तीला साया उसके पास से निकला और हवा में एक तेज तलवार चमकी। एक ही बार में मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग था और जमीन पे गिर गया। सनी झपका और कहा, ये क्या था? उसने धीरे से अपना सर घुमाया। वहाँ वही यंग सोल्जर खड़ा था जिसने कभी उसे पानी दिया था। उसके चेहरे पे बहादुरी थी, शांत और कंट्रोल्ड। उसकी लेदर आर्मर पर मिट्टी या खून का एक भी दाग नहीं था। सनी ने सोचा, ही इज ऑसम। सोल्जर बाकी 3 लार्वा का सामना करने आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलकर वो अचानक से मुड़ा और सनी को एक लंबी नजर से देखा। फिर एक स्विफ्ट मूवमेंट में उसने अपनी बेल्ट से कुछ निकाला और सनी की तरफ फेंका और कहा, सेव योरसेल्फ। ये कहकर वो मॉन्स्टर से लड़ने चला गया। सनी ने रिफ्लेक्स से चीज पकड़ी और सोल्जर को जाते देखता रहा। फिर उसने नजर नीचे की और अपने हाथ में कसकर पकड़ी चीज को देखा। वो एक छोटी और पतली आयरन रॉड थी जिसके एंड पर सीधा सा बेंड था।
एक चाबी, ये एक चाबी है। उसका दिल तेज से धड़का और कहा, ये साइकिल्स की चाबी है। एक आखिरी नजर उस फियर्स लड़ाई पर डालकर जो सोल्जर और लार्वा के बीच शुरू हो चुकी थी। सनी घुटनों पर गिर गया और साइकिल्स को घुमाने लगा, हाथ को सही पोजीशन में लाने की कोशिश करता हुआ ताकि की डाल सके। कुछ ट्राइज लगे अनफेमिलियर लॉक को समझने में, लेकिन फिर आखिर में एक सेटिस्फैक्शन क्लिक हुआ और वो आजाद था। ठंडी हवा उसकी खून से भीगी कलाइयों को छू रही थी। सनी ने उन्हें रगड़ा और उसकी आंखों में अंधेरे से चमक आ गई और कहा, अब तुम देखना। एक पल के लिए हिंसा और बदले की तस्वीर उसके दिमाग में भर गई। तभी उसे आवाज आती है, लड़के यहाँ। सेफ्टी हाथ हिला रहा था, उसका ध्यान खींचने की कोशिश में। सनी ने एक पल के लिए सोचा उसे मरने के लिए छोड़ दे, लेकिन फिर सोचा नंबर्स में स्ट्रेंथ होती है और सेफ्टी की पहली धमकियों और बुरी आदतों के बावजूद सनी को बुरा लगता है एक फेलो स्लेव को चेन्स में छोड़कर, खासकर जब उसे छुड़ाने में कुछ खर्चा नहीं था। वो जल्दी से दोनों के पास गया और उनकी साइकिल्स को अनलॉक कर दी। जैसे ही सेफ्टी फ्री हुआ, उसने सनी को धक्का दिया और पागलों की तरह हंसकर छोटा सा डांस किया और कहा, हाँ आखिर आजाद। गॉड हम पे मुस्कुरा रहे हैं। स्कॉलर ज्यादा शांत था। उसने ग्रेटिट्यूड में सनी के कंधे को दबाया और एक कमजोर सी मुस्कान दी, लड़ाई की तरफ एक टेंस नजर डालते हुए। 3 में से 2 लार्वा मर चुके थे। तीसरा एक हाथ के बिना अपने अपोनेंट को चीरने की कोशिश कर रहा था। यंग सोल्जर उसके आसपास डांस कर रहा था, एक नेचुरल बॉर्न वॉरियर की ग्रेसफुल फ्लूइडिटी के साथ। सेफ्टी स्लेव भागने लगा, लेकिन स्कॉलर ने रोका। मेरे दोस्त, मैं उसकी बात काटते हुए सेफ्टी ने कहा, अगर तुमने एडवाइस बोला, भगवान कसम तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। दोनों स्लेव एक दूसरे को दुश्मन भरी नजर से देखते हुए फिर स्कॉलर ने नजर झुकाकर सांस भरी और कहा, अगर भागोगे तो पक्का मरोगे। सेफ्टी ने कहा, क्यों? वहाँ पे एक बुजुर्ग स्लेव था। उसने सिर्फ ऊंची बोनफायर की तरफ इशारा किया और कहा, क्योंकि उस आग के बिना रात खत्म होने से पहले हम ठंड से मर जाएंगे। सूरज उगने तक भागना सुसाइड है। सनी चुप रहा, जानता था स्कॉलर सही है। असल में लार्वा को मारते ही उसे समझ में आ गया था, चाहे माउंटेन किंग कितना भी डरावना हो, बॉनफायर ही उसकी इकलौती लाइफलाइन थी इस फ्रोजन हेल में। बिल्कुल वैसे ही जैसे चौड़े कंधे वाले स्लेव ने कहा था, किसी को उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, पहाड़ खुद कर देगा मौका मिलते ही। सिफ्टी ने कहा, तो क्या, मैं जमकर मरना पसंद करूंगा बजाय उस मॉन्स्टर का खाना बनने के। सिफ्टी बहादुर बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कन्विक्शन नहीं थी। उसने अंधेरी की तरफ देखा और कांप गया, फिर छोटा सा कदम पीछे लिया। तब तक तीसरा लार्वा भी मर चुका था और सोल्जर कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद बॉनफायर की दूसरी साइड लड़ाई ज्वाइन करने चला गया था। तीनों स्लेव्स को प्लेटफॉर्म के माउंटेन पर अकेला छोड़कर स्कॉलर ने गला साफ किया और कहा, मॉन्स्टर शायद इतनी स्लेव्स को मारने के बाद संतुष्ट हो गया होगा। शायद इंपीरियस ने उसे हरा दिया हो या भगा दिया हो। हर हाल में अगर हम यहाँ रुके हैं, हमारे पास बचने का एक चांस है, चाहे छोटा ही सही, लेकिन अगर भागते हैं तो हमारी मौत पक्की है। अनलाइक स्कॉलर, सनी श्योर था माउंटेन किंग सिर्फ ज्यादा स्लेव को मारकर सेटिस्फाई नहीं होगा, और उसे ये भी यकीन था कि ये मॉर्टल्स उसे नहीं हरा पाएंगे, चाहे वो नॉर्मल लोग ना हो बल्कि अवेकेंड ही क्यों ना हो। एक ट्रायन से लड़ना कोई छोटी बात नहीं है, और जीतने की बात छोड़ो, लेकिन अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे उस चीज को किसी तरीके से खत्म करना ही होगा। तभी सनी कहता है, चलो देखते हैं। सेफ्टी ने उसे ऐसे देखा जैसे पागल हो और कहा, तुम पागल हो क्या? तुम उस बीस्ट के पास जाना चाहते हो? सनी ने उसे एक ब्लैंक स्टेयर दिया, फिर कंधे उचकाकर रैम्पेजिंग मॉन्स्टर के डायरेक्शन में चल दिया। एंड आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और कमेंट में बताओ ये वीडियो तुम लोग को कैसी लगी, और अगर पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।